देखिए, आज जो है हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट को शुरू करेंगे। इसमें आपको पहला याद रखना है, इसका अधिनियम जो है क्रमांक 21, इसका जो है अधिनियम क्रमांक किसका है 21, ये याद रखना है आपको। इसका अधिनियम क्रमांक है 21 2000 का, 2000 का अधिनियम है और इसका अधिनियम क्रमांक कितना है 21। राष्ट्रपति की स्वीकृति जो दिनांक है, ये तो हालांकि आपके बैरक में दे रखी है, तो 9 जून 2000 को जो है इसको राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति प्राप्त हुई, ये भी आपको याद रखना है। 9 जून 2000 को क्या हुआ, राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति प्राप्त हुई। और प्रवर्तन दिनांक लगभग सबको याद रखना है 17 अक्टूबर 2000, ये याद रखना है 17 अक्टूबर 2000 को जो है प्रवर्तन की जो है तिथि है। तो काफी पूछी जाती है 17 अक्टूबर 2000 को जो है प्रवर्तन तिथि। अब विस्तार की बात करें तो इस अधिनियम का जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है एवं भारत के बाहर भी ऐसे अपराधों पर ये लागू होती है जो इस अधिनियम के उल्लंघन में किए जाएं। चूंकि आईटी एक्ट है ना, इसीलिए अब देखिए आईटी एक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क वाली बात आ गई इसमें। तो कोई व्यक्ति जो है भारत में तो कर ही सकता है अपराध, विदेश से भी आपसे फ्रॉड कर सकता है, विदेश में बैठकर के भी, किसी भारत के बाहर के किसी देश में बैठकर के भी वो आपके साथ जो है फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि आजकल आप जानते हैं सारे लेन देन, पैसों का लेन देन सब अपन कंप्यूटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे में संभावना है कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर बैठकर भी जो है आपसे हेर फेर कर सकता है। इसीलिए ये लिखा है कि ऐसा कोई अपराध जो भारत के बाहर अगर इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उस पर भी ये जो है अधिनियम लागू होता है। ठीक है। और हाँ, कुल धारा है इस अधिनियम में, देखिए 13 अध्याय है, ये भी याद रखना है, और 90 धाराएं हैं और 4 अनुसूची। अब यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्या हुआ है ना कि वैसे तो बेसिकली इसमें 94 धाराएं हैं, जिसमें से लास्ट जो 4 धाराएं वो समाप्त कर दी गई हैं, है ना। तो अब बात आती है कि भाई हम उनको क्या मानेंगे, कितनी धाराएं। देखा जाए तो वैसे तो 94 ही काउंट करेंगे हम, लेकिन उसमें बची क्या है 90 धाराएं। तो वो क्वेश्चन कैसे आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हालांकि 4 धाराएं वो समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी वो एक्ट में काउंटेबल है, काउंट तो होती है वो, अगर आप करें तो काउंट ही होंगी, वो 94 ही काउंट होंगी, क्योंकि उनको बिल्कुल तरीके से हटाया गया है, लेकिन उनका लोप नहीं किया गया, हटा के केवल निश्चित निश्चित लिखा गया है। आप देखेंगे आपके बैरक में 94 ही लिखा होगा, है ना। तो काउंटेबल तो है वो धारा है। अगर पूछा जाए, ऑप्शन आए कि भाई 13 अध्याय 94 धारा है 4 अनुसूची, तो लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसीलिए, लेकिन बेसिकली बची कितनी है 90 धारा है, ठीक। इसीलिए इसको याद रखना है, ठीक। अब अगली बात आपको याद रखना है कि अधिनियम की कोई बात लागू नहीं होती। ये हमने फर्स्ट शेड्यूल से लिया, आप पूछोगे कहां से लिया, पहले लिख दिया है कि फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है कि भाई ये अधिनियम की जो बात है किन किन पे लागू नहीं हुई। 4 अनुसूचियां हैं इसमें, ये भी याद रखना है। कितनी अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां इसमें जो है शामिल की गई हैं। और पहली जो अनुसूची है उससे हमने ये उठाया है, क्या उठाया है कि भाई ये जो इस अधिनियम की जो है कोई बात, इस अधिनियम की कोई बात निम्न को लागू नहीं होगी। किन किन को लागू नहीं होगी, पराक्रम लिखित, पराक्रम लिखित में भी जो चेक से भिन्न है उसकी धारा सेक्शन 13 जो है उस पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 13 जो चेक से भिन्न होते हैं पराक्रम, उन पे, यानी चेकों पे लागू होता है, लेकिन चेक से भिन्न अन्य कोई पराक्रम लिखित है जो सेक्शन 13 के अंतर्गत आता है, तो उस पर जो है आपका आईटी एक्ट लागू नहीं होता, ठीक है। दूसरा, मुख्तारनामे की जो धारा 1A है उस पर जो है ये जो है अधिनियम लागू नहीं होता। 4 या 2 अनुसूची, 4 अनुसूची है भाई साहब। देखिए, 1 मिनट में देख लूं। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, अरे हाँ सही बात कह रहे हो, 2 अनुसूची रह गई, 2 हट गई हैं, सॉरी। टोटल 4 अनुसूची थी, इसमें भी वही बात आ गई आपकी, इसमें 2 अनुसूची रह गई हैं, पहली और दूसरी। 2 अनुसूचियां लिखेंगे आप इसमें से। 4 अनुसूचियां थी इसमें, जिसमें से 2 हटा दी गई हैं, तो 2 बची हैं इसमें। कुल कुल 2 अनुसूचियां बची हैं। 4 अनुसूचियां थी जिसमें से 2 हटा दी गई हैं, 2 का लोप कर दिया गया है, ठीक है। इस वजह से 2 बेसिकली 2 जो है अनुसूचियां इसमें बची हैं। जैसे कि इसमें 94 धाराएं हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इसमें कितनी बची हैं, इसमें 90 धाराएं बची हैं। उसी तरीके से इसमें 4 अनुसूचियां थी जिसमें से 2 हटा दिया गया है, तो केवल 2 अनुसूचियां जो है इसमें बची हैं। तो यहाँ भी अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
13 अध्याय 94 धाराएं और 4 अनुसूचियां, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो 13 अध्याय 90 धाराएं और 2 अनुसूचियां जो है इसमें बची हैं। तो पहली अनुसूची से हमने इसको उठाया है। पहला अपन ने देखा कि पराक्रम लिखित जो चेक से भिन्न हो, यानी चेकों पे लागू होता है, बाकी अन्य कोई पराक्रम लिखित है जो धारा 13 जो पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा है उसके अधीन आते हैं, उन पर लागू नहीं होता। दूसरा मुख्तारनामा की धारा जो है 1A उस पर लागू नहीं होता। और न्यास जो है की धारा जो है 3, न्यास की जो धारा 3 है, इसमें लिखा भारतीय न्यास अधिनियम, मैंने केवल एक्टों के नाम में लिखे, तो भारतीय न्यास, न्यास का मतलब है भारतीय न्यास अधिनियम, तो भारतीय न्यास अधिनियम जो है उसकी धारा 3 है, उस पर भी ये जो है लागू नहीं होता, की धारा 3 पर लागू नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा बिल और वसीयत का वयन है कि वो जो धारा 2H है उस पर भी ये जो है लागू नहीं होता, 2H पर भी जो है लागू नहीं होता। इसके बाद स्थावर संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण की संविधाओं पर लागू नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि स्थावर संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण की संविधाओं पर आईटी एक्ट लागू नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि स्थावर संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण की जो संविधाएं होती हैं उन पर आपका आईटी एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ बातें कॉमन है और ये खासकर ये याद रखेंगे आप, ये बिल्कुल याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कि किन पे लागू नहीं होता। तो फर्स्ट शेड्यूल कह लीजिए या सीधा बात कह लीजिए कि आपको प्रथम अनुसूची याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट अनुसूची जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अनुसूची, उसको याद रखना है, बस इतना सा याद रखें। फर्स्ट अनुसूची के हिसाब से आप पूरा एक्ट का नाम उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि उसमें ये बताया है कि कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। अब इसके बाद जो है हम परिभाषाएं देखेंगे इसमें कि भाई परिभाषाएं जो है कहाँ दे रखी, परिभाषाओं को भी हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि क्या है टेक्निकल थोड़ा सा इसमें शब्द हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो शब्द हैं वो दिए गए हैं इसीलिए। अब ध्यान में रखिएगा इस एक्ट को उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत, वैसे तो अपन पूरा ही पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें ज्यादा आप उसका छानबीन नहीं करेगा क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है टेक्निकल में, उसमें अपन कुछ जो है ना उसके शब्दों को बदल सकते हैं अपन, ना उसका कोई अर्थ निकाल सकते हैं अपन इसमें, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषाओं में सेक्शन 2A, सेक्शन 2A, 2A, सेक्शन 2A में अभिगमन या एक्सेस कहते हैं, इंग्लिश में पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक्सेस अपन कहते हैं ना एक्सेस, तो एक्सेस का अर्थ है अभिगमन, या एक्सेस भी लिख सकते हैं आप, अभिगमन एक्सेस, एक्सेस का क्या अर्थ है या अभिगमन का क्या अर्थ है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कंप्यूटर अब कंप्यूटर का तो हिंदी करने की जरूरत नहीं है, संगणक होगा वैसे तो हिंदी इसकी शायद, कंप्यूटर प्रणाली देखिए कंप्यूटर मतलब सिंगल कंप्यूटर की बात होगी, कंप्यूटर प्रणाली मतलब जब हब हो गया एक तरीके से 2-4 कंप्यूटर या हजारों जितने मतलब एक से ज्यादा जितने भी कंप्यूटर मिला लो तो वो कंप्यूटर प्रणाली कहलाएगी। ठीक है या कंप्यूटर नेटवर्क, ये और भी बड़ा हो गया इसका रूप, कंप्यूटर नेटवर्क। अब तीनों में अंतर देखिए, ठीक है, कंप्यूटर मतलब सिंगल यूनिट, सिंगल कंप्यूटर जो आप अपने घर में यूज करते हो, डेस्कटॉप करते हो, लैपटॉप करते हो, वो क्या हो गया कंप्यूटर हो गया। अब आपने क्या किया, आपके घर में 3-4 कंप्यूटर है या आपका छोटा मोटा ऑफिस है, कारोबार है, तो आपके घर या दुकान है जो भी है, आपने क्या किया, आपने 3-4 कंप्यूटरों को जोड़ दिया, अपन जानते हैं ना कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या बन गई, वो प्रणाली बन गई, कंप्यूटर प्रणाली बन गई। और कंप्यूटर नेटवर्क जो अपन और आप जुड़े हुए हैं, ये क्या हो गया, ये नेटवर्क हो गया, जो इंटरनेट के माध्यम से कई लाखों कंप्यूटर, कंप्यूटर कह लो मोबाइल कह लो सब आ जाएंगे, है ना। तो कंप्यूटर जो जुड़े हुए हैं जैसे अपन लोग जुड़े हुए हैं, ये क्या है, ये नेटवर्क है, अपन नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। तो तीनों बातें इसमें आ गई, ठीक है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करना, प्रवेश करना
मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है, प्रवेश करना। जैसे आप और हम जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने इस चैनल को खोला और उसमें प्रवेश किया, तो मतलब आपने क्या किया चैनल का, आप हम जैसे अपना जो चैनल है, चैनल कह लीजिए या अपना ऐप कह लीजिए, उसमें आप क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, तो उसी की बात कह रहा है प्रवेश करना। अथवा ये कह रहा है अथवा, एक बात तो ये हो गई प्रवेश करना, अथवा स्मृति फलन के द्वारा अनुदेश या सूचना देना। स्मृति फलन के द्वारा अनुदेश या सूचना देना। या सूचना देना। मतलब आपने एक्सेस किया, अब स्मृति फलन का अर्थ क्या होता है, मेमोरी। स्मृति मतलब होता है मेमोरी, और फलन को बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन कुल मिला के मेमोरी से संबंधित है, तो मेमोरी फंक्शन की बात कह रहा है कि जो मेमोरी फंक्शन जो कंप्यूटर में या किसी में जो डाटा वगैरह की बात है, कुल मिला के जो डाटा वगैरह भरा रहता है या जो डाटा आप प्राप्त करते हैं, जैसे आप नेट पे जाते हैं, नेट में जो मेमोरी होती है उसको आप अनुदेश देते हैं, मतलब या तो आप निकालेंगे, अपलोड करते डाउनलोड करते ना, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो चाहे आप उसको अनुदेश दें या उससे सूचना देना या लेना, दोनों आता है। देना, सूचना देना, जो आप देखिए जब आप कंट्रोल देते हैं, कमांड देते हैं, तो उसके बाद ही प्राप्त करते हैं ना, तो उसको कहते हैं अभिगमन। मतलब आप जब किसी चीज में प्रवेश करते हैं, उसके बाद जो भी आप क्रिया वहां करते हैं, आप कंप्यूटर में जाते हैं, आप इंटरनेट पे जाते हैं, तो क्या करते हैं आप उसको अनुदेश देते हैं, फिर कोई सूचना प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उसी को कह रहे हैं ये अभिगमन। उसको क्या कहते हैं, अभिगमन कहते हैं। कुल मिला के एक तरीके से कंप्यूटर चलाना, या कंप्यूटर हम ओपन इंटरनेट से जुड़े हो तो उसके द्वारा जो है वहां प्रवेश करना, और जो भी क्रियाएं आप करते हैं, जो भी आप कुछ ना कुछ उद्देश्य से तो जाते ही होंगे, आप कोई डाटा प्राप्त करना है, आपको कोई सूचना प्राप्त करना है, तो उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए उसको अभिगमन कहते हैं, उसको एक्सेस कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो है आप सूचना जो प्राप्त करने के लिए जो प्रवेश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसमें कि अभिगमन का अर्थ है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करना, अथवा स्मृति फलन के द्वारा अनुदेश या सूचना देना। ठीक है, जिससे वो ऑपरेट होता है, जिससे वो चलता है। ठीक है, अब बात आती है टू बी में, प्रेषिति। प्रेषिति की बात कह रहा है, एड्रेस ही लिखा है इसमें, प्रेषिति। अपन लेटर पर नहीं लिखते प्रेषक प्रेषिति, प्रेषक प्रेषिति लिखते ना, प्रेषिति उसी की बात है, प्रेषिति। तो प्रेषिति का क्या अर्थ है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए क्या उद्देश्य है आपका, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करना। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति, प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति, इसमें मध्यवर्ती शामिल नहीं है। कोष्टक में लिख लीजिए मध्यवर्ती शामिल नहीं है। ठीक है, मीडिएटर शामिल नहीं है इसमें। इसको एक तरीके से लेटर समझ लीजिए आप, बस ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की बात कह रहा है कि अपन जब लेटर लिखते हैं, लेटर भेजते हैं, तो उसमें दो चीजें लिखते हैं, प्रेषक और प्रेषिती। तो उसी बारे में ये कह रहा है, बस ये इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की बात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति, प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति कौन कहलाता है, प्रेषिती कहलाता है, जो भेजता है उसकी तरफ। प्रवर्तक मतलब एक मिनट इसको थोड़ा और देखें, प्रवर्तक का क्या लिखा है इसमें।
ऑर्गेनेटर जिसने बनाई है सूचना, प्रवर्तक मतलब जिसकी मूल रूप से सूचना है जो बनाई है। प्रवर्तक मतलब आप भेजना चाहते हैं, आपने जो सूचना जनरेट की है वो आप किसी के द्वारा भेजते हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा भिजवाते हैं वो व्यक्ति प्रेषित है। आप ऑर्गेनाइज मान लो आपने कोई लेटर लिखा, अब आप किसी व्यक्ति को देते हैं कि भैया इसमें जो है क्या करो, डाक में डालाओ। तो उसी तरीके का ये बात कह रहा है कि भैया इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लो आपने कोई लेटर लिखा, अपन लेटर को समझ ले ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, बस इतना अंतर है। आपने कोई लेटर लिखा मतलब आपने लेटर बनाया, तो आप हो गए प्रवर्तक, ठीक है। अब आपने किसी अपने मित्र को या अपने घर के अपने भाई को दे दिया कि भैया डाले आओ उसको पोस्ट ऑफिस में, तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्रेषित। अब ये कह रहा है कि वो व्यक्ति कौन है जो डालने जा रहा है, वो प्रेषित हो गया, लेकिन डाकिया इसमें शामिल नहीं है, वो मध्यवर्ती हो गया ना। जो डाकिया है, जो कलेक्ट करता है, जो भेजता है, ले जाता है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे ही इसमें ये कह रहा है कि प्रेषित में कौन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति इसमें जो है शामिल है, ठीक है, लेकिन मध्यवर्ती शामिल नहीं। मतलब ध्यान रखना कि डाकिया जो बिचौलिया है वो शामिल इसमें नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से इसको याद रखना है आपको। अब 2C देखिए, हालांकि 2C इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें न्याय निर्णय अधिकारी की परिभाषा दे रखी है। 2C में जो है न्याय निर्णय अधिकारी की परिभाषा दे रखी है। इसमें सिंपल ये है देख कि धारा 46(1) के अधीन नियुक्त न्याय निर्णय अधिकारी, तो इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसको सीधा सीधा याद कर लेना है आपको कि न्याय निर्णय अधिकारी का अर्थ क्या है, दो धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णय अधिकारी अभिप्रेत है ना। उसमें कोई समझने वाली बात है, उसको केवल रटना है कि न्याय निर्णय अधिकारी कौन है, जो धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया जाता है, ऐसा व्यक्ति न्याय निर्णय अधिकारी कहलाता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे 2D। 2D क्या कहता है, 2D कहता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जो है लगाना में क्या क्या शामिल है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, देखिए इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह काय पे लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर ही लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए कोई कार्य पद्धति या प्रक्रिया स्वीकार करना, कोई कार्य पद्धति या प्रक्रिया स्वीकार करना, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा, कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होता है उस पे जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जिस प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है या जिस कार्य पद्धति के द्वारा लगाया जाता है, उस कार्य पद्धति को जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना कहते हैं। देखिए कोई भी माध्यम होगा, कोई भी तरीका हुआ ना, उस तरीके से या जिस माध्यम से उस पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाया जाता होगा, तो वो कह रहा है उस कार्य पद्धति या उस प्रक्रिया को, उस कार्य पद्धति या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख है उस पर किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से कोई प्रोसेस होगा, कोई है ना, कोई प्रोसीजर होगा उसका लगाने का, कोई प्रक्रिया होगी, कोई तरीका होगा। तो जो कार्य पद्धति या प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह काय पर लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों पर लगाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों पर जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाया जाता है उसकी जो प्रक्रिया है उसको इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना कहते हैं। अब देखेंगे 2F।
ये भी इंपॉर्टेंट है। टू एफ कहता है असमयत गुण प्रणाली। असममित असममित गुण प्रणाली का अर्थ है ना। तो असममित गुण प्रणाली भाई क्या होती है, इसमें अपन नोट करेंगे सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली। याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि असीमित गुण प्रणाली क्या है, सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली। ये इतना ही पूछा जाता है, आपको इतना ही लगाना याद रखना है, सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली, मतलब एक तरीके से तरीका, माध्यम, प्रणाली जिसमें लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी शामिल है। जिसमें, ये भी पूछा जाता है, जिसमें लोक कुंजी, इसकी भी परिभाषा आएगी फिर, या प्राइवेट कुंजी शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी, इंपॉर्टेंट परिभाषा। पूछा जाता है कि असीमित गुण प्रणाली में शामिल है, तो असीमित गुण प्रणाली में शामिल है सुरक्षित कुंजी युग्म की प्रणाली। पहला तो ये याद रखना है, असीमित गुण प्रणाली में क्या शामिल है, सुरक्षित कुंजी। सुरक्षित का मतलब है जिसमें प्राइवेसी लगी हुई है, सुरक्षित है, जिसमें पासवर्ड वगैरह अपन डाल के जो है सुरक्षित कर देते हैं, वो चीजें है ना। जैसे अपन नेट, अपन कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें अपन अपना पासवर्ड डाल के रखते हैं, अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं, तो वो एक तरीके से सुरक्षित कुंजी युग्म हो गया। कुंजी युग्म, कुंजी मतलब चाबी, पासवर्ड क्या हो गया, चाबी हो गया। अब वो पासवर्ड हो सकता है और भी कुछ चीजें हो सकती है, पासवर्ड ही मेनली होते हैं। अब पासवर्ड के भी कई प्रकार होते हैं, कई तरीके से पासवर्ड होते हैं, आजकल फिंगरप्रिंट भी आ गए, आई स्कैनर भी आ गए, आपके अंकों के द्वारा भी डालते हैं, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो कुल मिला के एक तरीके से पासवर्ड है। तो सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली जो होती है वो आपकी जो है असीमित गुण प्रणाली कहलाती है। इसमें लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी दोनों शामिल है ना। लोक कुंजी देखिए दो तरीके के होते हैं। आप देखिए कंप्यूटर में जब आप बनाते हो, आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जब रखते हो तो आप उसमें पासवर्ड डाल के रखते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कंप्यूटर में दो प्रकार की विंडो बना के रखते हैं, एक को जनरल बना के रखते हैं कि सामान्य लोग इस्तेमाल कर लें, मतलब दो उसमें विंडो बना लेते हैं वो। एक उनकी प्राइवेट विंडो रहती है और एक जो है पब्लिक, कि भैया कोई भी खोल ले, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ चीजें वो अपनी प्राइवेट रखते हैं। तो उसी प्रकार की कह रहा है जिसमें लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी दोनों शामिल है। ठीक है, सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली जिसमें लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी शामिल है। तो ये भी याद रखना है कि सुरक्षित कुंजी युग्म की प्रणाली, असीमित गुण प्रणाली का अर्थ है सुरक्षित कुंजी युग्म की प्रणाली। और ये भी याद रखना है कि इसमें लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको जो है याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है। अब जो है अपन देखेंगे 2H, सेक्शन 2H। आराम से पढ़ना, परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा आराम से पढ़ना, परिभाषाओं में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। अब आता है प्रमाणीकरण पद्धति विवरण। तो प्रमाणीकरण पद्धति विवरण में क्या शामिल है या इसका क्या अर्थ है। तो ऐसा विवरण अभिप्रेत है जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने में प्रयोग किया जाता है। ऐसा विवरण अभिप्रेत है, ऐसा विवरण, विवरण मतलब जानकारी, विवरण अभिप्रेत है जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा
यहां से ही लिख लेते हैं, जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, याद रखना, ये शब्द याद रखना, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका सेक्शन आएगा कि कब प्रमाण पत्र वो जारी करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने में प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना है आपको कि प्रमाणीकरण पद्धति विवरण सीधा सीधा है। प्रमाणीकरण पद्धति विवरण हिंदी है इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब ये है कि जब आपको जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है, काय के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक जो है चिन्ह के बारे में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उसके साथ में आपसे जो है कुछ विवरण मांगे जाते हैं, कुछ जानकारियां मांगी जाती हैं। जब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करता है, जिस किसी को भी जो भी मांगता है उसको प्रमाण पत्र जब वो जारी करता है, तो उसके एवज में वो उससे कुछ जानकारियां मांगता है। कुछ निजी जानकारियां हो सकती हैं, कुछ अन्य जानकारियां हो सकती हैं, जो भी जानकारियां हो कुल मिला के जो भी तय की गई हो कि कौन कौन सी जानकारी आपके द्वारा दी जानी है, वो जानकारियों का जो कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो जिन जानकारियों का वो प्रयोग करता है, या कह लीजिए जिन जानकारियों को वो आपसे मांगता है, वो जानकारियां जो है प्रमाणीकरण पद्धति विवरण कहलाती है ना। विवरण मतलब ब्यौरा, किस चीज का ब्यौरा? जो आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो सर्टिफिकेट आपने मांगा है, उस सर्टिफिकेट के एवज में जो आपसे जानकारी मांगी गई है। देखिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो आपसे जो जानकारियां मांगी जाती है ना, उसी के बारे में कहता है कि उसको जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते थे अपन, इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रमाणीकरण पद्धति विवरण, उसको आप जो है प्रमाणीकरण पद्धति विवरण कहेंगे। ठीक है, विवरण है एक तरीके से, विवरण मतलब जानकारी, सीधा सीधा याद रखें, विवरण मतलब जानकारी। तो जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो, ठीक है। अब देखेंगे आगे 2HA और है इसमें, संचार युक्ति, ये इंपॉर्टेंट भी है। संचार क्रांति चल रही ना अभी, सदियों से चल रही है। 2HA, अच्छा वैसे कोई बता सकता है कि भाई ये संचार क्रांति कहते हैं अपन, ये कहते हैं कंप्यूटर कहते हैं, ये कौन लाया अपने देश में, कब आए? कंप्यूटर की ये देन है, कौन की सरकार में आया पहला राजीव कंप्यूटर? गांधी है शायद से, राजीव गांधी। यही है राजीव गांधी। आपके जीएस का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर बैलगाड़ी पे रख के आया था। बहुत बड़े होते थे पहले, अब तो छोटे छोटे होने लगे। पहले कंप्यूटर काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, मशीन वैक्यूम ट्यूब वाले रहते थे सर। बैलगाड़ियों पे रख वैक्यूम के जो है इसको लाया गया, काफी बड़ा होता था। अब तो पोर्टेबल हो गए, अब तो बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए, है ना। अब तो इतने छोटे हो गए कि आपके हाथों में हाँ जी। बड़े मम्मी आओ ना, वहाँ कहाँ खड़े गए होते? पूजी मां, देखिए संचार संचार युक्ति की बात करने अपन, है ना। संचार युक्ति यही अपन लोग जुड़े हैं। संचार मतलब आगे जो अपन बात वगैरह कर रहे हैं, संचार मतलब एक तरीके से तरंगों के माध्यम से। संचार मतलब यही है, तरंगों के माध्यम से, जिसमें वायर ना हो, बगैर वायर के। संचार का मतलब एक तरीके से बगैर वायर के जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो संचार युक्ति। या वायर के माध्यम से भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वायर के माध्यम से भी हो, लेकिन कुल मिला के तरंगों के रूप में। चाहे वो तरंगे तार के माध्यम से जाए, चाहे वो आपके जो है बगैर तरंग, बगैर जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जाए, किसी भी तरह से हो, तो कुल मिला के तरंग कह सकते हैं ना, तार के बगैर तो नहीं कहेंगे।
तार के बगैर भी हो सकता है और किसी भी, क्योंकि तार तो डलते ही डलते हैं, भले ही अपन आपस में इसमें से ना जुड़ा हुआ, लेकिन नॉर्मली तार डाले जाते हैं, केबल्स डाली जाती हैं। तो कुल मिला के जो उसमें जो क्या कहते हैं अपन, तरंगे जाती है ना, भेजी जाती है कोडिंग के रूप में, जो तरंगे भेजी जाती है ना, इलेक्ट्रॉनिक तरंगे, उनके माध्यम से जो युक्ति होती है उसको कहते हैं संचार युक्ति। तो इसमें आता है सेल फोन, सेल फोन जो अपन यूज करते हैं, सेल फोन। इसके अलावा आता है या अन्य युक्ति से कोई पाठ, सेल फोन या अन्य युक्ति से, युक्ति मतलब साधन, शब्द हिंदी के हैं इसीलिए थोड़ा अटपटे लगेंगे। युक्ति मतलब साधन। देखिए सेल फोन तो होता ही होता है, सेल फोन की जगह अन्य युक्ति भी होती है, जैसे आपका टैबलेट हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका पीसी कंप्यूटर हो गया, और भी तरीके होते हैं, और भी चीजें होती हैं, है ना। तो सेल फोन तो आपका एक मोबाइल हो ही जाता है, इसके अलावा अन्य चीजें, अन्य माध्यम भी होते हैं, है ना। तो उसी के बारे में कहता है युक्ति से, युक्ति से कोई, ये कहता है पाठ। देखिए अब हिंदी शब्द है इसीलिए लिखा है पाठ। पाठ मतलब जो अपन लिख रहे हैं भैया, ये पाठ हो गया, ठीक है, पाठ हो गया। वीडियो, पाठ मतलब एक तरीके से अपन कहते हैं ना भाई, अपनी फाइल भेज दो, पीडीएफ भेज दो, वो पाठ हो गया, ठीक है, उसको पाठ कह लीजिए। तो पाठ, वीडियो, वीडियो अपन देख ही रहे हैं, वीडियो। इसके अलावा ऑडियो, ऑडियो अपन सुन ही रहे हैं अभी, ऑडियो मतलब आवाज, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो हो गया। या आकृति, आकृति मतलब ये है कि कोई इमेज वगैरह जो आप कैप्चर करते हो या लेते हो या डाउनलोड करते हो, वो उस आकृति में आ जाएगा। तो आकृति। संसूचित, 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 भेजने या पारेषित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति, पारेषित करने के लिए प्रेषित कोई युक्ति या प्रयुक्त युक्ति, प्रयुक्त, प्रयुक्त युक्ति मतलब माध्यम, तरीका, माध्यम मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो सेल फोन हो या आपकी अन्य कोई डिवाइस हो जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो जिससे आप कुल मिला के पीडीएफ प्राप्त करते हैं, आप वीडियो प्राप्त करते हैं, वीडियो डाउनलोड कर, दोनों बातें हैं, प्राप्त करना और डाउनलोड करना दोनों। तो वीडियो प्राप्त करते हैं, ऑडियो प्राप्त करते हैं, या कोई सूचना है आप उससे भेजते, प्राप्त करते हैं या भेजते हैं, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो जिससे आप कोई सूचना प्राप्त करते हैं या भेजते हैं, ऐसी युक्ति को संचार युक्ति कहते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि कोई भी संचार युक्ति का मतलब है, चाहे आप ऑडियो के रूप में प्राप्त करें, चाहे वीडियो के रूप में प्राप्त करें, चाहे आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करें या भेजें, दोनों बातें, चाहे प्राप्त करें या भेजें, तो उसको हम संचार युक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको कोई पीडीएफ भेजा, तो ये क्या है, एक संचार युक्ति हो गई। हम अब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, क्या है, ये संचार युक्ति है, ठीक है। तो इसी को कहना है, ये संचार युक्ति जो है 2H में, तो इसको कहते हैं संचार युक्ति। आपस में जोड़ने का एक तरीका, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपस में जुड़ने का एक तरीका हो गया। और इसमें जो है आप वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई पाठ वगैरह जो है वो भी प्राप्त कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अपन H के बाद जो है आपका I, कंप्यूटर। ये सब, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कंप्यूटर की तो परिभाषा आपको याद ही रखना। ये पूछा जा सकता है कि भाई कंप्यूटर को, पूरा एक्टिव कंप्यूटर का है ना, संचार युक्ति और कंप्यूटर, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको परिभाषा इस तरीके से याद रखना है कि भाई कहाँ परिभाषित है, ठीक है। ये दो तो इस तरीके से याद ही रख लेना है कि ये कहाँ परिभाषित है, क्योंकि ये जरूरी है। इसमें पूछा जा सकता है कि संचार युक्तियों को कहाँ परिभाषित किया गया है 2HA में। ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को कहाँ परिभाषित किया गया है 2I में, क्योंकि चूंकि इस IT एक्ट है तो जरूरी है ये परिभाषाएं याद रखना, ये पता होनी चाहिए आपको, है ना। कंप्यूटर, उसके बाद अगली जो परिभाषा आएगी वो भी याद रखना है, कंप्यूटर नेटवर्क की, वो भी जो है आपसे जो है पूछा जा सकता है कि कहाँ परिभाषित है। तो कंप्यूटर का अर्थ, यहाँ कंप्यूटर लिखने वाले थे अपन,
कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर में लिखा है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय मैग्नेटिक काम करता है, चुंबकीय, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रकाशकीय, तीनों चीजें आती हैं। प्रकाशकीय, प्रकाशकीय मतलब लेजर वगैरह से, उससे भी काम करता है ना, डिस्क वगैरह जो आती हैं उस पर ये डालता है। प्रकाशकीय या डाटा संसाधन प्रणाली, या डाटा संसाधन प्रणाली। डाटा संसाधन प्रणाली, प्रणाली लिख लिया, जो स्मृति फलन के रूप में, जो स्मृति फलन के रूप में कार्य करती है, इसमें कंप्यूटर प्रणाली से संलग्न प्रक्रिया भी शामिल है। इसमें कंप्यूटर प्रणाली से संलग्न मतलब जुड़ी हुई, संलग्न प्रक्रिया भी शामिल है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में कौन सा है? ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रकाशकीय, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। चुंबकीय, देखिए अपन जानते हैं कि देखिए चुंबकीय इसीलिए शब्द इस्तेमाल हुआ है कि अपन जब वो तरंगे वगैरह भेजी जाती है वो मैग्नेटिक ही होती हैं, चवाएंगे जो, इस वजह से। और प्रकाश की आप जानते हैं इसका भी इस्तेमाल होता है, जब सीडी, पहले जो सीडी लगती थी, अब पेन ड्राइव वगैरह जो लगती हैं, उनको जो पढ़ने में जो है प्रकाश की जो है तरंगे होती हैं, उनका जो है इस्तेमाल करता था। डाटा संसाधन का मतलब होता है डाटा को स्टोर करके जो रखती है, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रणाली जो डाटा को स्टोर करके रखती है। जो स्मृति फलन, ये भी डाटा से संबंधित है। स्मृति फलन मतलब जो है आपने पढ़ा था ना, डाटा को जो है फंक्शन, डाटा फंक्शन, स्मृति फलन का अर्थ है डाटा फंक्शन के रूप में। तो ये डाटा ही से संबंधित है। तो कुल मिलाकर जो मेमोरी को जो है स्टोर करके रखती है, और इसमें कंप्यूटर प्रणाली से संलग्न प्रक्रिया भी शामिल। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा याद रखें, ये कह रहा है कि कंप्यूटर तो है ही शामिल, कंप्यूटर में कंप्यूटर शामिल है ही, मतलब ऐसा कोई डिवाइस शामिल है जो स्टोरेज करके रखता है मेमोरी को, बहुत ज्यादा स्टोरेज करके रखता है, तो वो तो इसमें शामिल है ही। और ये कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ है कि अगर एक से ज्यादा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया है तो वो भी इसमें शामिल है। ना केवल सिंगल कंप्यूटर शामिल है, बल्कि अगर कंप्यूटरों का एक हब बनाया गया है, हमने काफी कंप्यूटरों को जोड़ के रखा है और उसमें सारी लोगों की जो है मेमोरी स्टोरेज करके अगर रखी है, तो वो भी इसमें शामिल है कंप्यूटर की परिभाषा में। ना केवल सिंगल कंप्यूटर, बल्कि जितने भी कंप्यूटरों को मिला के हमने एक हब बनाया है और उसमें स्टोरेज जो है, देखिए क्या होता है, एक तो अपन जब मेमोरी, अपन तो कम यूज करते हैं मेमोरी, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, अगर ज्यादा बात पड़ती है तो अपन थोड़ी बहुत डिस्क वगैरह अलग से लगा लेते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगा लेते हैं, या फिर अब जो है आप उसकी डिस्क आती है अलग से, वो लगा लेते हैं। लेकिन जब ज्यादा मेमोरी हो जाती है तो क्या होता है, कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बना लिया जाता है, आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है, ताकि जो है मेमोरी जो है एक तो अलग अलग आराम से मिल जाए, और दूसरा जो है एक हब बन के जो है कई तरीके की जो है उसमें मेमोरी ज्यादा मात्रा में कुल मिला के स्टोरेज हो जाए। तो इस तरीके का अगर हब बना के 4-5 कंप्यूटरों को जोड़ के आपने बनाया, उन सब कंप्यूटरों में जो स्टोरेज है मेमोरी, वो जो है कंप्यूटर की परिभाषा में आएंगे। तो कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय जो है एक जो है प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रकाशकीय प्रणाली होती है, जो स्मृति फलन के रूप में कार्य करती है, मेमोरी के रूप में काम करती है। जो मेमोरी होती है, स्मृति फलन का मतलब होता है जो उसे निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को,
स्मृति फलन मतलब आप में उसमें जो मेमोरी है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से जो है आप उसे जो आदेश देते हो, कोडिंग के माध्यम से जो आप उसे आदेश देते हो, या कमांड के माध्यम से जो आप उसको आदेश देते हो और आपकी उंगलियों पे वो चलता है, ऐसी युक्ति कंप्यूटर कहलाती है। सीधी सी बात है कि जिसको आप कमांड देके ऑपरेट कर सकते हो। आपने कमांड दिया और फिर वो आपके हिसाब से काम करता है, जो आप चाहते हो वो आपको मेमोरी दे देता है, जो आप उससे जानकारी मांगते हो वो आपको निकाल के दे देता है। तो ऐसी युक्ति को जो है कंप्यूटर कहते हैं। और उससे आपस में जो जुड़े हुए कनेक्ट जो कंप्यूटर होते हैं वो भी इसमें जो है कंप्यूटर की परिभाषा में शामिल है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखिए कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की बात आ गई। अभी अपन ने कंप्यूटर पढ़ा, अब उसके बाद पढ़ेंगे आई के बाद आप जे। जे है कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। कंप्यूटर नेटवर्क ठीक है। तो ये भी परिभाषा जो है आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ है, जे में है। तो तीनों परिभाषाएं क्रम से याद रखना है, एच ए आई और जे, कि भाई तीनों परिभाषा पहले तो ये याद रखना कहाँ है, दो में तो है ही, खैर एच ए आई और जे ऐसे याद रखना। दो में तो परिभाषाएं हैं ही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एच ए आई और जे। एच ए में संचार युक्ति, आई में कंप्यूटर और जे में जो है कंप्यूटर प्रणाली। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना। अब भाई कंप्यूटर जो है, सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या शामिल, दो प्रकार की चीजें जो है कंप्यूटर नेटवर्क में शामिल की गई है। पहला, किसी भी प्रकार के संचार माध्यम का उपयोग, किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के संचार माध्यम का उपयोग। इसका क्या मतलब है कि किसी भी माध्यम के संचार माध्यम का उपयोग। देखिए संचार माध्यम तो अपन पढ़ ही चुके, संचार मतलब कम्युनिकेशन करने का एक तरीका, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, तरीका है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। चाहे आप उसको जो है आप अपने नेटवर्क जो है सिम के नेटवर्क के थ्रू जुड़े हों, चाहे आप आजकल जो हो गया, आजकल जो है वाईफाई आ गया उसके द्वारा जुड़े हों। वाईफाई में भी कई कैटेगरी जो अब जो है ऑप्टिकल फाइबर आ गया, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जुड़े हों आप, या डायरेक्ट आजकल सैटेलाइट वाली भी आने वाली है और कई जगह जो है सैटेलाइट फोन होते हैं, चाहे आप सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े हो। तो ये कह रहा है किसी भी प्रकार के संचार माध्यम का उपयोग करते हो। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नेटवर्क नहीं है कि केवल आप जो है किसी नेट के द्वारा ही जुड़े होगे तभी माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हो, चाहे आप आपके सेल फोन के माध्यम से जुड़े हो, संचार युक्ति के माध्यम से जुड़े हो, चाहे वाईफाई के माध्यम से जुड़े हो, चाहे सीधा आप कह लीजिए सैटेलाइट के माध्यम से आप जुड़े हो, वो संचार युक्ति में ही आएगा। ठीक है, कंप्यूटर सॉरी नेटवर्क में ही आएगा, किसी भी माध्यम से जुड़े हो। ठीक है, आगे कहता है दो या अधिक कंप्यूटरों का आपस में संयोजन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों मिला के पढ़ना है। दो या अधिक कंप्यूटर का आपस में संयोजन। अब इसको अब दोनों को मिला के पढ़ लीजिए, संयोजन। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर नेटवर्क जो अपन बार बार कह रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपने मिला दिया आपस में, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। अब कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कई तरीके, कई माध्यम इस्तेमाल किए जाते हैं। या तो आपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिए, सारे कंप्यूटर एक ही वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप केबलों से कनेक्ट कर लेते हैं आपस में, आपने केबलें जो है उसमें पीछे दी रहती है, जो चलाते हैं कंप्यूटर वो जानते हैं कि कंप्यूटर में पीछे केबल दी रहती है, आपस में जो है आप इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, तो उस तरीके से भी हो सकता है। कुल मिला के किसी भी माध्यम से आपने जोड़ा हो कंप्यूटर को, चाहे आपने वाईफाई के माध्यम से जोड़े हो आपस में, कनेक्टर का जो कंप्यूटर है ना, दो से अधिक जो भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में, चाहे आपने वाईफाई के माध्यम से जोड़ा हो, चाहे किसी नेट के किसी भी तरीके से जोड़ा हो, चाहे आपने केबल के माध्यम से जोड़ा हो, वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। आपस में अगर जुड़े हैं, और जोड़ने का कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, क्योंकि तरीके कई है।
तो एक दो तरीके अपन जानते हैं, बाकी कई तरीके होते हैं। तो जितने भी तरीके हैं उन जितने भी तरीकों से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है आपस में, वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ये कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है आपस में कंप्यूटर का नेटवर्क। इंटरनेट वाला कंप्यूटर नेटवर्क नहीं कह रहा ये। देखिए दोनों में अंतर होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर है आपस में अगर इंटरकनेक्ट हो जाता है, हालांकि इंटरनेट से भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कि अभी कोरोना काल चला था, तो कोरोना में लोगों ने जो है घर पे बैठ के काम किया, तो उन्होंने घर पे बैठ के जो काम किया तो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं कि आप घर में ही बैठे हैं, आपके ऑफिस का कंप्यूटर आपसे जो है इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाता है। जो आपकी फाइलें आपके क्या कहते हैं ऑफिस में है जो कंप्यूटर, उसमें जो फाइलें हैं आप अपने घर पे बैठ के उनको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस मतलब देख सकते हो, उसमें प्रवेश कर सकते हो, है ना। और यहाँ से ही उनमें संशोधन वगैरह करके या यहाँ से नई फाइल भी अपलोड करके वहां डायरेक्टली पहुंचा सकते हो। तो उसी को कह रहा है, उसी नेटवर्क को ये क्या कह रहा है, वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आपस में आपने इंटरकनेक्ट कर लिया और जोड़ दिया तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क जो है कहा जाता है। अब आगे देखेंगे अपन 2K। 2K में देखेंगे अपन कंप्यूटर साधन। कंप्यूटर साधन क्या होते हैं भाई? कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर साधन में शामिल है, या कंप्यूटर शामिल सीधा लिखा है पुनः कंप्यूटर साधन। तो कंप्यूटर साधन में जो है क्या शामिल है? कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, नेटवर्क, डाटा, डाटा संचय या सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर साधन में मतलब साधन मतलब इसके जो भी इस्तेमाल किए जाते हो। तो कंप्यूटर साधन में शामिल है कंप्यूटर। कंप्यूटर साधन में देखिए कंप्यूटर तो सबसे जरूरी है कंप्यूटर साधन में, तभी तो सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, फिर कंप्यूटर प्रणाली। इसके अलावा जो है आपका नेटवर्क, भाई बगैर नेटवर्क के कैसे काम चलेगा, तो नेटवर्क भी आता है। नेटवर्क भी शामिल है इसमें, सभी शामिल है कुल मिला के। डाटा, डाटा भी शामिल है भाई, डाटा तो जरूरी है। और डाटा संचय, भाई डाटा काय में संचित करोगे, काय में स्टोरेज करोगे, वो भी चीज आती है। तो डाटा संचयन, डाटा संचयन भी शामिल है। या सॉफ्टवेयर, भैया बगैर सॉफ्टवेयर के तो कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। या सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें शामिल है। तो कंप्यूटर साधन मतलब एक तरीके से माध्यम। क्या क्या साधन है इनके? तो कंप्यूटर भी आता है उसमें, आपकी कंप्यूटर प्रणाली भी आती है जो अपन पढ़ चुके हैं, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क भी आता है, डाटा भी आता है, डाटा संचयन भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है। ये सब की सब मिलके क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर साधन कहलाते हैं। साधन मतलब जो जिससे अपन कंप्यूटर चला सकते हैं। भाई कंप्यूटर चलाते हैं तो भाई कंप्यूटर के लिए नेटवर्क की भी आवश्यकता होती है, डाटा की भी आवश्यकता होती है, डाटा संचयन की भी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों की जो है हमको आवश्यकता जो है पड़ती है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी जो है कंप्यूटर जो है कंप्यूटर साधन में जो है ये शामिल होती हैं। अब देखिए एक और परिभाषा देखेंगे हम, इधर इधर ही देखेंगे। आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। 2L, 2L, 2L कहता है कंप्यूटर प्रणाली। कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर साधन और कंप्यूटर प्रणाली, ये भी पूछी जाती है परिभाषा कि कंप्यूटर साधन कहाँ बताए गए और कंप्यूटर प्रणाली, क्योंकि एक से लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले ध्यान रखें कि के में कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर साधन है, और एल में जो है प्रणाली है। तो ये याद रखना है, के में साधन, एल में प्रणाली बताई गई है। एल में प्रणाली है, प्रणाली का अर्थ है निवेश और निर्गमन सहायक युक्तियां। बस इतना याद रखना, निवेश काय में? कंप्यूटर में निवेश और निर्गमन, निर्गम सहायक युक्तियां।
युक्तियां मतलब तरीके, माध्यम, मतलब किसी कंप्यूटर में आप प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं, जो सहायक युक्तियां होती हैं जिसकी वजह से आप किसी कंप्यूटर में एक्सेस करते हो और बाहर निकलते हो, वो सारी की सारी चीजें जो है आपकी, देखिए पहले एक्सेस करोगे फिर बाहर निकलोगे, है ना। तो वही कह रहा है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली में आप जब जैसे ही प्रवेश करते हो और बाहर निकलते हो, दोनों चीजें, प्रवेश करना और बाहर निकलना, उसको निवेश करना और निर्गम करना, कि जो भी सहायक युक्तियां होती हैं वो प्रणाली कहलाती हैं। जैसे कि सहायक युक्ति मतलब एक तरीके से इंटरनेट क्या हो गया, सहायक युक्ति हो गया। तो ये क्या है, आप इंटरनेट की वजह से हम कंप्यूटर में जो जोड़ रहे हैं, या किसी कोई भी तरीका हो सकता है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं, तो वो कंप्यूटर प्रणाली कहलाती है। ठीक है, वो प्रणाली कहलाती है, मिला के प्रणाली बनती है। ठीक है, जैसे कि नेट के माध्यम से हम कंप्यूटर में, हम जैसे यूट्यूब खोल रहा है, हमने यूट्यूब देखा भाई, तो हम नेट के बगैर कैसे देखोगे, तो एक सहायक युक्ति हो गई ना, तो कंप्यूटर प्रणाली है वो सब। ठीक है, उसको कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत जो है माना गया है। निवेश और निर्गम की सहायक युक्ति, बस इतना याद रखना, आपको तो ज्यादा याद नहीं रखना। निवेश और निर्गम की सहायक युक्तियों को कहते हैं कंप्यूटर प्रणाली। बस आज इतना ही रहने दीजिए, कल जो है आगे से देखेंगे। एक नियंत्रक की परिभाषा दे रखी है, इसमें मैं बता देता हूँ, आपको याद रखना, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं। वो नियंत्रक की इसमें जो है आपकी जो है इसलिए नहीं लिखेंगे वो परिभाषा, क्योंकि आगे जाके जो आएगा। बस हाँ, इसमें लिखा है आपका जो एम में जो है नियंत्रक के बारे में लिखा है। नियंत्रक के बारे में ये कहता है, नियंत्रक कौन है, जो सारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। आपका इंपॉर्टेंट है परिभाषा। हम परिभाषा इस रूप में इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो जो है आपकी 2M में बताएगा, इस रूप में इंपॉर्टेंट नहीं है। परिभाषा इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि नियंत्रक का क्या अर्थ है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो नियंत्रक का, या कह दिए नियंत्रक से संबंधित धारा, तो ऐसे ही पूछा जाता है कि नियंत्रक का क्या अभिप्रेत है, तो धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को क्या कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। ऐसे ही याद रखना है आपको। नियंत्रक कौन है, धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा कि 17 1 के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, 16 1 के अधीन, 15 1 के अधीन, 14 1 के अधीन, ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको याद रखना है कि नियंत्रक है 17 1 के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, बस इतना याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नियंत्रक का पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है नियंत्रक, हालांकि परिभाषा के रूप में नहीं है, लेकिन हाँ 17 1 17 2 ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 16 1 में है, 15 1 में है, किसमें है, उस हिसाब से जो है क्वेश्चन बन जाता है इसका। ठीक है, बाकी जो है अपन कल देखेंगे इसके जो माइनर एक्ट के बारे में। और जो है आपका टेस्ट जो तो है शनिवार को हो गई होगा, जैसे अपन ने लिया था, जो है आपका जो टेस्ट बन गया है, अब वो शनिवार को वो पूरे दिन का रहेगा। पूरे दिन आप जब भी देना चाहो दे सकते हो, है ना, सुबह 9 बजे से जब भी आपको देना हो देना है आपको, है ना। तो मेजर का नहीं बना है, मेजर का बाद में अभी देखूंगा, अगर टाइम मिलेगा मेजर का डालूंगा, है ना। तो उसका आपका माइनर का तो तैयार है, तो माइनर का होगा। मेजर का भी वैसे मैं लूंगा, ज्यादा नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें डालूंगा ही जरूर। ठीक है, तो मेजर का भी होगा, माइनर का भी होगा, दोनों का होगा, है ना। चलिए, बाकी मेजर एक्ट के मिलेंगे।